सभी साथियों को। मैं सत्येंद्र सिंह भदौरिया भोपाल से कैंपा से बोल रहा हूं। तो मैं अपनी बात कहना शुरू करूंगा। पहली बात तो ये है कि कैंपा है क्या। कैंपा सभी लोग सुनते हैं और इस बारे में सिर्फ कैंपा सुन के अपन कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। कैंपा एक्चुअली ये है कि इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये एक्चुअली जो अपने वन क्षेत्रों में जब भी कोई विकास कार्य होते हैं, विकास कार्यों में बताना चाहूंगा, जैसे तालाब खुदाई होती है, सड़क निर्माण होता है, कहीं से रेल लाइन निकलनी है, या जैसे बिजली के खंबे कहीं से निकलने हैं, उस सब कामों के लिए जो कि जहां पर वन क्षेत्र से निकल रहा है, और वो ये सारे कार्य जो है ये गैर वानिकी कार्य कहलाते हैं। मतलब वानिकी कार्य के अलावा गैर वानिकी मतलब वो कार्य जिनमें वानिकी का घटाव हो रहा है, उनको गैर वानिकी कह रहे हैं। तो इन सारे कामों के लिए जब भी कभी लैंड फॉरेस्ट की जमीन को उपयोग किया जाता है, तो उस जमीन के बदले में कुछ काम करने पड़ते हैं उनको। ऐसे वृक्षारोपण जो ऐसी जमीनों के बदले में, जो कि वन क्षेत्र अपने गैर वानिकी कार्यों में चले गए हैं, उनके बदले में अपने को जहां प्लांटेशन करना है, वो उन सबको कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन कहते हैं। और ये प्रतिपूरक वनीकरण के लिए एक केंद्र सरकार ने निर्धारित किया कि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एक ये हुआ कि जो भी इस तरह के गतिविधियां हों, उसके बदले में कुछ राशि वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, वनीकरण करने के लिए कुछ राशि एक केंद्रीय स्थान पर केंद्र में पहुंचा दी जाए, और उसके जो पैसा पहुंच जाएगा उस पैसे का अपन व्यवहार, उस पैसे का उपयोग अन्य वन क्षेत्रों को बढ़ाकर, और इस तरह से उसकी जो पूर्ति, जो घाटा अपने को हुआ है, उस घाटे की पूर्ति अपन कर सके, उसके लिए व्यवस्था एक जमा दी गई है। केंद्र सरकार के पास पैसा जमा हो जाता है, वो केंद्र सरकार उसको एडहॉक कैंपा कहते हैं। एडहॉक कैंपा मतलब केंद्र सरकार के पास पैसा जमा है, और वैसे ही स्टेट लेवल पर भी एक कैंपा बना दिया गया है, सेम जो ही कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करने के लिए एक प्राधिकरण बना दिया गया है। अभी वो स्टेट कैंपा कहलाता है। तो स्टेट कैंपा के पास पैसा जो अलग अलग जगहों से जहां गैर वानिकी कार्य होते हैं, उन गैर वानिकी कार्यों के बदले में पैसा एक केंद्र में जमा होता है। केंद्र से वो पैसा अपने राज्य के पास अपनी मांग के अनुसार आता है। यहाँ मैं एक बात स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि अपने पास जो राशि आती है वो अपने को यहाँ से एक एपीओ बना के भेजना पड़ता है कि भाई हम यहाँ पर स्थान पर वृक्षारोपण करेंगे। तो उसका अप्रूवल जब हो जाता है, तब अपने को वो पैसा वहां से मिलता है। अब ये जो राज्य कैंपा है, राज्य कैंपा में इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बारे में वैसे लिखा हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसमें उद्देश्य यही है कि जो वर्तमान वन है, विद्यमान वनों को और इम्प्रूव किया जाए, ताकि हमारा जो घाटा हुआ है वहां पर जो जंगल के कटने से या जो अन्य गैर वानिकी कार्यों से जो घाटा हुआ है, उस घाटे की पूर्ति की जाए। तो ये सभी काम है। इसे वन्य प्राणियों को संरक्षण भी दिया है, और इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाना उसमें सभी शामिल है। जब पौधारोपण करेंगे तो उससे इकोलॉजी भी डेवलप होगी, सॉइल भी इम्प्रूव होगी, ये सब चीजें आएंगी। और इसके ये सब कार्यों से प्रयास ये किया जा रहा है, अपन लोगों का प्रयास ये होना चाहिए, अपने को ये मानसिकता में आना चाहिए कि हम जो ये कैंपा के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, वो उन क्षेत्रों के लिए कर रहे हैं जहां पर हमारा वन क्षेत्र कम हुआ है। विभिन्न योजना, वो भी विकास कार्य है, विकास कार्य को अपन रोक नहीं सकते, विकास कार्य भी होते रहे, लेकिन वन क्षेत्र भी लगातार वैसे ही बना रहे जैसा पूर्व में था। ये है कंजर्वेशन की सही मानसिकता। इसके लिए अपने जो मध्य प्रदेश में तीन स्तर पर एक समितियां बना दी गई हैं। तो एक जो सबसे प्रथम स्तर की जो समिति है, जो कहलाती है शासी निकाय कहलाता है। ये इसमें मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में रहती है, और ये जो निकाय है या ये जो व्यवस्था दी गई है, इसका मूल काम ये है कि वो नीचे जो उनके प्रदेश में जो कार्यकारिणी समिति और दूसरी एक और समिति जो है, वो कैसा कार्य कर रही है, उसको दिशा निर्देश देना और उनका मूल्यांकन करना भी, और उसमें निर्देश देना भी इसमें शामिल है। अगला जो है, जो द्वितीय स्तर पर ये जो एक सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए वन कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण फील्ड लोगों के लिए यह है कि ये जो राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति है,
राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति जिसमें जिसके अध्यक्ष जी हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक है, तो उनके अध्यक्षता में यह समिति बनी हुई है। इस समिति का सबसे बड़ा रोल रहता है कि वो जो फील्ड से जितने भी जहां पर गैर वानिकी कार्यों के विरुद्ध जो भूमि मिली है उसके लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू मिली हो, जैसा भी हो, उसके आधार पर एक वो एपीओ तैयार करना। तो एपीओ तैयार करना मतलब कि कहां पर क्या काम किया जाएगा, कौन से डिवीजन में कौन सा काम लिया जाएगा और कितने हेक्टर में लिया जाएगा, कौन से वन्य प्राणियों के विकास के लिए कौन से काम किए जाए, कौन सा काम ट्रेनिंग में दिया जाएगा, ये सारों बिंदुओं पर एक योजना आप लोगों से बन के आती है और वो योजना यहाँ पर फिल्टर होके यहाँ इस जगह पर उसकी स्क्रूटनी होती है। इसमें यही काम है राज्य स्तरीय जो कार्यकारिणी समिति, जो समिति अभी हमने आपको बताई, तो उसका जो एक ये काम है कि अपने पैसों का भी लेन देन का हिसाब रखना, कहाँ कहाँ बांटना है और उसका सही मूल्यांकन करना और उससे सैंक्शंस जारी कराने के लिए ऊपर भेजना, ये काम इस समिति का राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है, इसका सारा रोल जो है वो ये है कि सबको पहले एपीओ को तैयार करवाना, उनका अप्रूवल करवाना, उसका फिर क्षेत्र में क्रियान्वयन करवाना और उसकी मॉनिटरिंग का काम भी इनके पास है। एक ये समिति है राज्य स्तरीय संचालन समिति। संचालन समिति ये जो इसमें मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में रहती है और इसका जो मेन रोल है वो ये है कि जो अपन एपीओ बना के यहाँ से एग्जीक्यूटिव कमेटी से कार्यकारिणी समिति से जो भेजते हैं वो संचालन समिति उसका अप्रूवल करती है। मतलब हमारे पास जो आप लोगों के पास जो काम हो रहे हैं उस कामों के लिए पहले उसका एपीओ तैयार होता है, एपीओ अपनी कार्यकारिणी समिति में अप्रूवल होता है और उस अप्रूवल के बाद वो यहाँ पर राज्य स्तरीय संचालन समिति से उसका अप्रूवल होना है। तो ये अपने राज्य के लिए, राज्य कैंपा के संचालन के लिए ये समिति जो है आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अप्रूवल के लिए ये समिति बनी हुई है। अब ये समिति में भी वही काम है कि जो क्या अपनी फील्ड में जो काम हो रहे हैं उनकी पैसा पहले सैंक्शन कर दिया, उसके बाद सैंक्शन करने के बाद उस सैंक्शन के राशि से काम फील्ड में ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी मॉनिटरिंग, और उसके बाद कुछ अगर कार्यकारिणी समिति को कुछ उनको सुझाव देना है तो वो सुझाव भी इस स्तर से देते हैं। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अपने जो कैंपा के जो वृक्षारोपण है, कैंपा के वृक्षारोपण का जो ऑडिट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाएगा और उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होगा वो शासी निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा। मैं ये आपको बताना चाहूंगा, नंबर 2 पर लिखा हुआ है, प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन योजना प्राधिकरण अपने वार्षिक लेखा के आंतरिक लेखा परीक्षा के साथ साथ वाह्य लेखा परीक्षा भारत के महालेखाकार परीक्षक की सूची में शामिल चार्टर्ड अकाउंट से कराई गई और लेखा परीक्षक का चयन शासी निकाय के अनुमोदन से किया जाए। मतलब शासी निकाय मतलब कौन सा, वो जो मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता वाला जो समिति थी उसके माध्यम से वो अप्रूव करेंगे कि भाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वो करेगा और वही करेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। एक और खास बात है जो नंबर 1 पर ये स्लाइड में कि जहां पर कभी वन्य मतलब संरक्षित क्षेत्र, वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र जैसे अपने राष्ट्रीय उद्यान है या सेंचुरीज है, इनमें यदि कोई ऐसा गैर वानिकी कार्य की अनुमति मिलती है तो उससे जो राशि मिलेगी उसके बदले में जो वन विकास करने के लिए जो राशि मिलेगी उस राशि का उपयोग सुरक्षित क्षेत्रों में ही किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र मान लो उसका घाटा हुआ उस क्षेत्र का और अपन उसको जो है अन्य टेरिटोरियल क्षेत्रों में कहीं भी उसका उपयोग करें, वो नहीं है। तो ये इन्होंने एक बाइंडिंग डाल दी है कि वो राशि वहीं पर खर्च की जाएगी। ये सर्वोच्च कैंपा गठन से संबंधी जनरल इंफॉर्मेशन है। सर्वोच्च न्यायालय के अक्टूबर 2002 के आदेश के अनुसार कैंपा का गठन हुआ था। राज्य स्तरीय कैंपा का गठन 2009 में हुआ है, 9 में है ना, और राज्य स्तरीय संचालन समिति भी 2009 में हुई है, वो सब 9 में हुए हैं। बट कुल मिला के बात यह है कि 2002 का जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था उसके फॉलोअप में 2009 में स्टेट कैंपा का गठन हुआ था। अब यह है कि फिगर बताइए कि अपने पास कैंपा में कितना पैसा जमा है। 3 या 288 लाख रुपए जमा है अभी, करोड़, ये 665.12 करोड़ रिलीज किए जा चुके हैं एडॉक कैंपा से। एडॉक कैंपा मतलब केंद्र सरकार से, स्टेट से 482.93 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए गए हैं।
इसमें एक बात यह है कि पर हेक्टर कॉस्ट की बात है, तो इसमें अगर ये बात आई थी कि 1 हेक्टर है तो 8.5 लाख से ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो अभी हमारे यहाँ से जो प्रोजेक्ट्स वर्ष 16-17 के लिए जो अप्रूव हुए हैं, तो उसमें आपके यहाँ से हमने एपीओ के लिए भेजा था, तो 56 प्रोजेक्ट सेंक्शन के लिए आए थे। उसमें से सिर्फ 10 प्रोजेक्ट जो कि 4 लाख रुपए प्रति हेक्टर के अंतर्गत थे, वो तो सेंक्शन किए जा चुके हैं। बाकी जो इससे ज्यादा की राशि के जो प्रोजेक्ट थे वो सेंक्शन नहीं हुए। मतलब ये गाइडलाइन है कि 4 लाख रुपए प्रति हेक्टर से ज्यादा की राशि सेंक्शन नहीं करेंगे, तो ये प्रति हेक्टर का ध्यान रखें। अब ये है कि हमने वापस कर दिए थे यहाँ से मुख्यालय से, लेकिन उसमें वापस जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैं वो लौट के अभी नहीं आई हैं, तो दैट इज ए बिग इशू। तो जो भी यदि मेरे साथी सुन रहे हो, तो वो जब तक आप प्रोजेक्ट भेजेंगे नहीं तो उसका हमसे इस तरह से सेंक्शन यहाँ से नहीं होता है। उसके सेंक्शन के लिए हमको स्टेट लेवल पे जाना पड़ेगा। तो हमारी पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको हमारे जो पीसीसी साहब के अध्यक्षता में जो समिति है वो अप्रूव करे, उसके बाद वो ऊपर से जो प्रमुख सचिव महोदय के सामने जाएगी और वो वहां से जब सेंक्शन होगी तब वो राशि आपको मिल पाएगी। तो समय सीमित है, समय का ध्यान रखें और उस राशि को उस राशि के अंदर सीमित करके अपने एस्टीमेट को और यहाँ पर फिर से भेज दें। और दूसरी बात इसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि कुछ मेंटेनेंस के लिए भी कुछ जो पहले प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए थे उसके मेंटेनेंस के लिए भी पैसा दिया जाना है, तो मेंटेनेंस के पैसे की मांग भी अभी नहीं आई है, तो वो भी आप देख लें। ये इन्होंने एक चार्ट बनाया है जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि बताई गई है। तो हालांकि अपने ये मतलब किताबी ज्ञान के लिए ठीक है और मेरे ख्याल जानकारी आपके वहाँ होगी भी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग तरह के जंगलों के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू 1 हेक्टर के लिए अलग अलग नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली क्या होती है कि जैसे मान लो उसमें 1 हेक्टर अपनी जमीन का गैर वानिकी उपयोग हुआ, यानी गैर वनीकरण उसका हो गया, तो उसके सारी कैलकुलेशन की जाती हैं। जैसे कि उसका इकोलॉजिकल वैल्यू क्या है, उससे कितना टेम्परेचर डाउन होता है, उससे कितना भूक्षरण रुकता है, उसमें कितनी वाइल्ड लाइफ का लाभ मिलता, वाइल्ड को कितना नुकसान हुआ, तो सारे जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको उसको वो सम अप करके उसकी वो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग जगहों की दी हुई है। सघन वन में 10.43 लाख रुपए ऐसे डिटेल है, तो आई थिंक पूरी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मुद्दा यही है कि कीमत ऑफ जंगल की कीमत कितनी है ये महत्वपूर्ण है। मतलब खड़े हुए जंगल की कीमत उन्होंने ऐसे एक एस्टिमेट कर दी है, ये इससे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है उस जमीन की। और ये पैसा जो भी जमीन अपनी मान लो इस तरह से कहीं पर गैर वानिकी उपयोग होता है तो वो फिर अपने उसकी राशि उतनी वो एडॉक कैंपा में जमा करते हैं और उस राशि से अपन लोग जो भी वनों के विकास, वही वाली बात है मैं यहाँ बार बार स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि जो देखिए घने वन के लिए, सघन वन के लिए 10.43 लाख रुपीस बताया है। तो हमको जो हम लोग कैंपा में काम कर रहे हैं, हमको भी ये प्रयास करना चाहिए कि जो 10.43 हमने लिए हैं उसके बदले में हम सघन वन क्रिएट कर दें। मेरा मतलब हम ये अगर कोई प्लांटेशन किया और उसमें 4-5 साल भी जो है वो खुला वन भी नहीं क्रिएट कर पाए अगर हम, तो फिर हम वो राशि जो ले रहे हैं उस राशि को लेने का कोई औचित्य नहीं है और हम झूठ बोल रहे हैं। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो राशि जो ले रहे हैं उस राशि से उस स्तर का या उसके समकक्ष या थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकता है उस स्तर का जंगल क्रिएट करें, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए ये हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम आपको इसलिए दर्शा रहे हैं कि हम इतना पैसा उन लोगों से ले रहे हैं जो लोग हमारे वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य कर रहे हैं। तो लेने का मतलब यह है कि उससे उस हित को बराबर करना आवश्यक है। ये कुछ बताया है कि एनपीवी से छूट कहाँ कहाँ है, ये सब जगह डिवीजन्स में भी ये जानकारी है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि ऐसे ये जो स्कूल है, बच्चों का खेल मैदान है, ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय भवन है, ओवरहेड टैंक है, ग्रामीण तालाब है, ग्रामीण क्षेत्रों में 22 kV विद्युत वितरण लाइन, ये भी इन्होंने जो है इसके एनपीवी से बाहर
कर दी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार अड़चने आ जाती हैं, बिजली लाइन नहीं जा पा रही है और अपन विद्युतीकरण, पूरा प्रदेश विद्युतीकरण की बात हो रही है, तो उस स्थिति में यदि हम इसके लिए एनपीवी की राशि डाल देंगे तो उतना प्रोजेक्ट उनका महंगा हो जाएगा, तो इसलिए उसको इसमें छूट दे दी गई है। अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर के लिए भी ये भी कई बार फील्ड में स्टाफ इस बात को पूछता है कि सर वहाँ से लाइन जा रही है कोई की, जैसे कोई भी अपनी बीएसएनएल लाइन डाल रहा है, तो यदि उसमें खास बात उसमें उन्होंने अंडरलाइन की हुई है इस तरफ कि यदि बच्चों की कटाई ना हो, मतलब अगर बच्चों के बीच बीच में लाइन ले जाते हैं तो अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर लाइन डालने में कोई बुराई नहीं। और हर जगह हर कैडर में ये बात जरूर डाली गई है कि क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य क्षेत्र के बाहर पड़ता हो। नेशनल पार्क में है तो नहीं अनुमति दी जाएगी, अगर नेशनल पार्क बाहर है तो दी जा सकती है। ऐसे ही है 80 की पूर्व अतिक्रमण को वनग्राम में राइस ग्राम में कन्वर्ट करना, इसके लिए भी छूट दी जा चुकी है, लेकिन उसमें व्यवस्थाएं दी हुई हैं। ई ग्रीन वॉच पोर्टल है, इस पे मैं आप लोगों का ध्यान लाना चाहता हूं। इसमें क्या है कि अपने यहाँ अलग अलग जगहों पर वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, आप लोग वृक्षारोपण कर देते हो और कई बार प्लांटेशन जल्द मेंटेन होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। तो एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई जो जनता का आदमी चाहे देखना चाहे तो उसके पास ये जानकारी नहीं रहती है कि साहब वन विभाग क्या कर रहा है और कहाँ कर रहा है, इसका कोई मतलब एक हिसाब नहीं रहता है। तो उसके लिए ये ई ग्रीन वॉच पोर्टल एक अपने यहाँ क्रिएट किया गया है। इसमें हमारे यहाँ ये तो कैंपा की बात कर रहे हैं तो ठीक है, कैंपा एक अंग है पूरे डिपार्टमेंट का, लेकिन सारे वृक्षारोपणों को इस पर डाला जा रहा है। तो इस पर डालने से फायदा ये है कि आपका इसमें सारे कॉलम बने हुए हैं, आप लोग जब देखेंगे तो इसमें कहाँ कंपार्टमेंट कहाँ पर है, कौन से खसरा नंबर में है, कितने हेक्टेयर है, कितना किस योजना से लिया गया वृक्षारोपण है, और उसका नक्शा भी जो आपका उस स्थल का नक्शा है वो भी हमारे इस पर कंप्यूटर में डला हुआ है, और इसको कोई भी व्यक्ति जो जनता का आदमी भी उसको देख सकता है। तो हमारी एक पारदर्शिता उसमें बड़ी है। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी मैं देख रहा था, इसमें जो केंद्र शासन ने अपने पास एक इसकी वो किया है, सर्वे ऑफ इंडिया ने एनालाइज किया है, तो सर्वे ऑफ इंडिया के एनालिसिस में ये आया है कि कुल अपने यहाँ के शायद 1142 स्थल हैं, उसमें से 411 जो है वो तो वो गलत है, मतलब वो कह रहे साहब ये प्रॉपरली इनको फिक्स नहीं किया गया है, तो 411 गलत है और 147 के बारे में अनसर्टेन है वो। बट मेरा ये कहना है कि इसमें हम लोगों की गलती है। एक्चुअली फील्ड स्टाफ मौके पर जाकर प्रॉपरली उसका नक्शा नहीं बनाता है, डिजिटल मैप नहीं बनाता, ताकि वो अपलोड नहीं होता है अपने कंप्यूटर पर। और व्यवस्था भी दी हुई है कि आप लोग अपने स्तर से अपलोड कर सकते हैं, मतलब हमको हमारा इंटरवेंशन की यहाँ जरूरत ही नहीं है, तो आप उस पर अपलोडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। और कई बार मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि उसमें मैपिंग में गलती करते हैं, तो उससे हमारी जो डाटा है वो प्रॉपरली उस पर नहीं आ पाता है, और इसलिए वो गलती बनी हुई है। तो इसको आगे से अपन थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। इसमें लिखा हुआ है रियल टाइम डाटाबेस, तो ये इम्पोर्टेंट है और पूर्ण रूप में पारदर्शी प्रणाली है, कोई भी देख सकता है। ये एक मैप दिखाया है इन्होंने, अब ये चेन डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, देखो मतलब उसी क्षेत्र का ये अंतर देखिए, अंतर समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के ये डाटा हमारे पास रहे तो हम आप भी खुद अपना काम सुधार सकते हैं, और हम लोग भी आपको यहाँ से हम देख के, और ये जितने भी डाटा आप अपलोड करते हैं वो सब हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर में उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं। और नॉट ओनली हम, केंद्र सरकार के लोग जो प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं, एफएसआई को उन्होंने काम दिया हुआ है, तो एफएसआई भी ये काम देख रही है। और आपसे पहले हमने पत्र भी लिखा है कई बार, और इस माध्यम से भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपन अपनी इसमें गलतियाँ सुधार लें, ताकि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स वगैरह सही डालें, ताकि हमारी वहाँ से गलतियाँ कम से कम पाई जाए, इसको लाइटली ना लें। ये बताया है जियो मैपिंग करने का सही तरीका और गलत तरीका। इसमें जो लेफ्ट में दिखाया हुआ है जहाँ
दोनों लाइनें मतलब शुरुआत और आखिरी बिंदु एक दूसरे पे कटने चाहिए। वो लिखा है ना 1.1 to 1.5 मीटर अंतिम बिंदु लिखा, प्रारंभ बिंदु लिखा है, वो कटने चाहिए। जब कट जाए तो पूरे पॉलीगोन जो है तुम्हारा 1 नंबर वाला जो है वो सही आ जाएगा। 2 नंबर वाले में नक्शे में देखिए, जो 2 नंबर वाला जो नक्शा बना है वो पॉइंट ज्वाइन नहीं किया है। जो पहला बिंदु है और आखिरी बिंदु है वो जब ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो एरिया बताएगा नहीं। एरिया तभी बताता है जब शुरू का बिंदु और आखिरी का बिंदु एक दूसरे को टच करें, क्रॉस करें। तीसरे नंबर में भी गलत बताया। तीसरे नंबर में क्या किया, अंदर घुस गए। मतलब जो एक्चुअल एरिया जो 1 नंबर है, 1 नंबर सही एरिया है। 2 नंबर वाला एरिया देखो आपको लग रहा है वो कम भी एरिया है और गलत भी है, वो ज्वाइन भी नहीं किया। और तीसरे नंबर में तो वो एकदम से ऊपर चढ़ गया लाइन, मतलब उसको 2 एरिया बना दिए एक को, तो वो गलत है। ये बताया है त्रुटियों का कारण क्या है। अब अपन पैदल चलते हैं तो उससे रिकॉर्ड होता जाता है, तो अगर पैदल चलने में अपन ने गलत चल ली है तो ये दिक्कत आती है। ये देखो इस तरह की अगर ये बना है अगर किसी का पॉलीगोन, तो ये किसी काम का नहीं है। मतलब ये पॉलीगोन जो है भले ही आप खूब मेहनत करे हो, लेकिन ये हमारे लिए अनुपयोगी है और सर्वे ऑफ इंडिया इसको डिलीट, मतलब वो कह देता है भाई ये तो इनवैलिड है, ये इनवैलिड कैटेगरी में आता है। ये इसमें दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट प्रॉपर्ली बनाएं, पॉलीगॉन सही बनाएं और उसको अपलोड करें। तो खैर ये तो हुआ ये। अब मैं ये कहना चाहूँगा, एक मेरा जो सामान्य जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो प्लांटेशंस हैं उनके फोटोग्राफ्स को भी आपको इस पर ई पोर्टल पर अपलोड करना है, लेकिन प्लांटेशन के फोटोग्राफ अपलोड नहीं हो रहे हैं। हो सकता है 2 कारण हो, जो भी कारण हो। एक तो ये हो सकता है कि प्लांटेशन उतना आपका अच्छा नहीं हो तो आपने कौन ले भेजे इसकी फोटो। दूसरा ये हो सकता है आलस कि कौन जाए, तो जाए भी तो फोटो खींच के वो अपलोड करना, मतलब एक वजन वाले कहाँ का आफत है। तो ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो हमारे पास जो आपका जो चेहरा है वो ज़्यादा अच्छा उभर कर आएगा। थोड़ी सी मेहनत आप अगर कर लेंगे, वहाँ कर मौके के फोटोग्राफ भी लाके उसमें अपलोड कर दें तो हमारा जो पोर्टल है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमको आपके काम से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। जब आप अच्छा काम करते हो तो हम लोग कहीं बाहर जब बात करते हैं तो अपनी बात हम जोर से रख पाते हैं। यदि आपका परफॉर्मेंस या आउटटर्न ज़्यादा अच्छा नहीं है तो फिर हम लोग भी ढीले बोले तरह से अपनी बात रख पाते हैं और हमारी स्थिति खराब होती है। और हमारी स्थिति खराब होना मतलब आपकी स्थिति फिर ठीक ही है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें कि जो हम भी प्लांटेशन कर रहे हैं, एक तो अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट कहना था कि अपनी नर्सरी की तैयारी थोड़ा 1 साल एडवांस में करें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अचानक प्लांटेशन मिलता है, बट आई थिंक इसमें तो आपको एपीओ पहले बनता है तब आप प्लांटेशन करते हैं। और अगर हम थोड़ी सी एस्टिमेशन पहले से कर लें तो हमारे पौधे बेहतर होंगे और जब बड़े पौधे लगाएंगे तो सर्वाइवल परसेंट भी ज़्यादा होगा। एक पॉइंट और कहना चाहूँगा कि जो हम कैंपा अंतर्गत प्लांटेशन लेते हैं तो कैंपा में ये होता है कि कहीं डूब क्षेत्र कहीं और है और हम कैंपा प्लांटेशन कहीं और ले रहे हैं। तो हो सकता है कि जहाँ डूबा हुआ है वो सागौन का जंगल हो, लेकिन आपको तो आपका जहाँ जंगल है वहाँ पर सागौन है ही नहीं, क्योंकि वहाँ कंडीशंस वैसी नहीं है। आपको सतकट प्रजाति लगानी है तो सतकट प्रजातियों में भी आप वहाँ का जो नियरेस्ट फॉरेस्ट एरिया है वो प्रजातियों को आप देख लीजिए। उदाहरण के तौर पे मान लो अगर हमारा जंगल पास के जंगल है, वहाँ पर लेंडिया ज़्यादा है, खैर ज़्यादा है, धावड़ा ज़्यादा है, हम तो कह रहे हैं जो भी मान लीजिए महुआ ज़्यादा है या घिरिया ज़्यादा है, तो जो प्रजातियाँ वहाँ के पास के जंगल में हैं उन प्रजातियों के बीज हम तैयार करें और उन्हीं की नर्सरी हम तैयार करें। क्योंकि वो जो एक साइकिल स्टाइल टाइप की नर्सरी के सब कचनार है, शीशम है, नीम है, आम है, जामुन है और बहुत हुआ तो इसके अलावा थोड़ा महुआ लगा लिया। एंड बट स्पीसीज वाइज हम थोड़ा सा कमजोर हैं। मैं ये चाहूँगा, मतलब मेरा सबमिशन है कि आप लोग अन्य प्रजातियाँ जैसे मेरे हिसाब से बेल है, बेर है, बेर मतलब जो कई जंगली जानवरों के लिए और अपने लिए भी खाने के लिए रहता है, जंगल जलेबी है, ये प्रजातियाँ। उसके बाद कुसुम है, कुसुम की हालत बहुत गंभीर है और बड़ा हार्डी स्पीसीज है, हर जगह आ जाता है, लेकिन इसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अपने जो सामाजिक वानिकी की जो रिसर्च एंड एक्सटेंशन की नर्सरीज हैं उनको ये निवेदन करें कि हमको ये प्रजातियों के पौधे चाहिए। जैसे कि मैं फिर से स्पेसिफाई करूँगा, लेंडिया है, उसके बाद लेंडिया के बाद घिरिया है और महुआ है और इसके बाद खैर है।
खैर इज ऑल्सो गुड स्पीसीज, जो कि अपन लोग नॉर्मली फॉरेस्ट में प्लांटेशंस में कम लगा रहे हैं। ये जो अगर मेरे इधर के दोस्त मेरे सुन रहे होंगे, इंदौर और देवास के लोग अगर सुन रहे हो, तो वहाँ मेरा जो एक्सपीरियंस है कि वहाँ पर ये क्या बोलते हैं, हार्डविकिया बाइनेटा, अंजन अच्छा आ सकता है, बट उसके लिए भी और अच्छा प्रयास करें। थोड़ा स्पीसीज के ऊपर आप लोग भी ध्यान दें, जो लोकल स्पीसीज कौन सी आ सकती हैं, तो उनको यदि हम तैयार करें नर्सरी में, और उनके बड़े पौधे 2 साल के पौधे कम से कम तैयार करें। कई बार सोचते हैं कि पौधे साहब बड़े हो जाएंगे तो क्यों एडवांस में तैयार क्यों करें, ऐसा नहीं है, पर एडवांस में तैयार करें, क्योंकि कई बार कैजुअलिटीज में भी कैजुअलिटीज अपने को करनी है, तो छोटे पौधे कैजुअलिटी रिप्लेस करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। यदि हम 2 साल का पौधा या 3 साल तक के, मैं तो कह रहा हूँ, पौधे लगाए जाएं, तो आपको जो आपका बैकलॉग है, या जो जहां आपको लगता है कि नहीं साहब प्लांटेशन हमारा फेल हो गया या हुआ जा रहा है, तो वहां आपको फिर से मुंह दिखाने की स्थिति बन सकती है। तो मैं बार बार फिर निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने यहाँ के एक तो कैंपा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एपीओ के लिए भेज दें। दूसरी बात, स्पीसीज के लिए अपने जो आपके जो रिसर्च एंड एक्सटेंशन की नर्सरीज हैं, उनके साहबान को बोले कि वो हमारे पास ये प्रजातियां, अन्य प्रजातियां जो कर रहे हैं सीसम वगैरह, ठीक है। हाँ, बेल एक प्रजाति है, बेल ईगल मार्मिलोस उसका बॉटनिकल नाम है, जो शिव जी के ऊपर उसकी पत्ती चढ़ती है, तो वो भी जो है अच्छी प्रजाति है, बहुत हार्डी है, उसको फिर पानी वानी की जरूरत भी नहीं पड़ती, एक बार लगा दो तो वो आ जाएगा। तो थोड़ा सा कैटेगराइज करके हमको ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सी स्पीसीज लगाएं। तो मतलब किसी स्पेसीज कोई विशेष जगह के लिए अलग स्पीसीज होंगी, और आप लोग चूंकि फील्ड में हो तो आप लोगों को ज़्यादा अनुभव है, तो आप लोग वो प्रजातियां लगाएं जो वहाँ के लोकल फॉरेस्ट में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो बस मुझे यही कहना है। ओके, थैंक यू।